Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI. This is class 9th of Economics and Disaster Management, chapter number 2, Understanding the Indian Economy. This is the last and fifth video of this chapter. Let us start today's first topic, Poverty Line. अगर हम देखें, पिछली बार हमने पॉवर्टी के बारे में बात की थी। जो भी लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमें अगर यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर, तो यहाँ पे हम कुछ लिमिट्स या हम कह सकते हैं एक आंकड़े के तहत हम ये देख सकते हैं कि कौन से लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं और कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो लिमिट्स ऑफ पॉवर्टी है, ये इन टर्म्स ऑफ इनकम और कंजप्शन के हिसाब से भी हम ले सकते हैं। अगर हम कंजप्शन के हिसाब से ले, जो स्टेट्स में है, कहा जाता है कि तकरीबन जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, कम से कम एक दिन में उनके पास 2400 किलो कैलोरीज का हम कह सकते हैं खाना वगैरह उनको मिलना चाहिए, और अर्बन एरियाज में 2100 किलो कैलोरीज पर पर्सन को मिलने चाहिए। अगर इस लिमिट से कम कुछ लोगों को मिल पाता है, तो उनको हम कहते हैं कि ये गरीब है, और जिनको इससे अच्छा मिलता है या इतना बराबर मिलता है, तो उनको हम कहते हैं कि वो अबव पॉवर्टी लाइन है। द पीपल हु कुड नॉट रीच द लिमिट्स, जैसे मैंने पहले कहा, जिन लोगों को इतना खाना या इतनी कैलोरीज का खाना दिन में नहीं मिलता है, तो उनको हम बोलते हैं बिलो द लिमिट और बिलो द फिक्स्ड लाइन। वाइल हु कुड अटेन, तो जिनको ये मिल पाता है, रीच द लाइन मे बी ट्रीटेड एज अबव द लाइन। तो जिनको ये इतनी किलो कैलोरीज का खाना नहीं मिल पाता है, तो उनको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीपीएल और बिलो पॉवर्टी लाइन, और जिनको मिल पाता है उनको बोलते हैं अबव पॉवर्टी लाइन और एपीएल। तो 10 पॉवर्टी लाइन इज अ मार्क विच डिफाइंस द लिमिट ऑफ बीइंग पुअर और नॉन पुअर इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर में की बात करें, तो हमारी स्टेट क्लेम करती है कि हमारे जम्मू कश्मीर में 21.63% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कहते हैं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में 4% ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जिंदगी बसर करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है व्हाट आर द काजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो गरीबी की रेखा के नीचे जो ज्यादा लोग इंडिया में रह रहे हैं, इसके काजेस क्या है, वजूहात क्या है। सबसे पहले हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो एक साइड से हम देखते हैं कि पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज होती है, और जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है वो सेम है। इसका मतलब जो पर कैपिटा इनकम है, यहाँ पे दिन ब दिन कम होती जाती है, जिसकी वजह से लोग गरीब होते जा रहे हैं। दूसरा, रूरल इकोनॉमी या बैकवर्ड एग्रीकल्चर का। तो हम देखते हैं कि मेजॉरिटी हमारे मतलब इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है, गाँव में रहती है, और वहाँ पे उनके कमाने का एक ही जरिया है, वो है एग्रीकल्चर। तो लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। अभी भी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह का कुछ जगहों पे कंसेप्ट भी नहीं है। इससे क्या होता है कि हाई फूड प्रोडक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत कम खाना वगैरह मिल पाता है, या वो उतना सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं ताकि वो उसको कमर्शियली बेच भी सकते। अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। तो इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम उन रिसोर्सेज मिनरल्स फॉरेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जो अभी भी जिनको हाथ भी अभी तक नहीं लगा है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना भी बाकी है, या तो हमारे पास, जैसे मैंने पहले कहा, टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर अभी हम बहुत मतलब पीछे है उसमें। तो आने वाले सालों में अगर हम उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कर सके, तो यहाँ पे और ज़्यादा लोगों को रोजगार वगैरह मिल सकता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ट्रांसपोर्टेशन की हो, बैंकिंग, वेयर हाउसेज, रोड, पावर, हेल्थ। तो बहुत ज़्यादा जगहों पे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए ज़रूरी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अपने लोगों को प्रोवाइड करे। जैसे हम अभी भी देख रहे हैं कि बहुत दूर दराज इलाकों में जो लोग हैं उनको एक्सेस नहीं है हेल्थ की, एजुकेशन की, या रोड्स वगैरह की, ताकि वो इस ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा बन पाते। इसके अलावा ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। तो ये एक अनदर फीचर है कि हम देखते हैं कि इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
लैंड एंड अदर रिसोर्सेज है, किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, किसी के पास कम है। तो ये जो इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये भी एक वजह है कि इंडिया में बहुत सारे लोग अभी भी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसके अलावा सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी और एक वजह है कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह या उनकी सेरेमनीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे उनके पास बहुत कम पैसा क्यों ना हो, लेकिन रिलीजियस या दूसरी चीज़ों पे उनको ध्यान करना पसंद होता है। तो घर में उनके चाहे कितनी भी मुश्किलात आए, लेकिन इस तरह के फ़िज़ूल पैसे वो खर्च करते रहते हैं। इसके अलावा हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस, कर्ज़े में स्मॉल पीज़ेंट्स, फार्मर्स वगैरह हमेशा डूबते रहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह उनको चाहिए। लेकिन बाद में क्या होता है, जो फ्लड्स वगैरह आते हैं, कभी-कभी ड्रॉट लाइक सिचुएशन आती है, तो किसी साल अगर पैदावार अच्छी ना हो, तो ये लोग वो कर्ज़ा नहीं चुका पाते हैं, तो और कर्ज़े में डूबते रहते हैं। जिससे बहुत सारे जो स्मॉल फार्मर्स वगैरह है, अक्सर सुसाइड वगैरह के केसेस अटेम्प्ट करते हैं। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, तो पॉवर्टी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स यहाँ पे या स्टेप्स लिए हैं। तो अगर हम कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट लें हमारी गवर्नमेंट का, तो पॉवर्टी एलिवेशन की स्ट्रेटजीज, अलग अलग स्ट्रेटजीज वगैरह हमें उनमें देखने को मिलती है। तो ये जो एंटी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है, ये 5 सालों के 5 ईयर प्लान के हिसाब से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, कि ताकि 5 सालों तक टारगेट लिया जाए कि हमें किस चीज़ में जो गरीबी है उसको कम करना है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और उनको आगे भी लेने होंगे, ताकि ये जो अमीरों और गरीबों के बीच का फ़र्क है उसे कम किया जाए, और सोसाइटी में तमाम जो सेक्शंस हैं उनको फ़ायदा मिले किसी न किसी तरह से। तो ये जो बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह इन्होंने लागू किए हैं, इससे इनका यही एक मकसद है कि जो इनकम है वो जनरेट हो जाए, एम्प्लॉयमेंट वगैरह गरीब लोगों को भी मिले, या इसके अलावा जो वर्क जनरेशन है, या इसके अलावा जो हम कह सकते हैं बहुत सारे लोग वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनको वो काम मिले। क्योंकि हम देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में बहुत सारे लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर में रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक परिवार के 7 या 8 सदस्य या पर्सन्स 3 या 4 कनाल ज़मीन पे ज़मींदारी काश्तकारी करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए कितने, 2 या 3 पर्सन चाहिए। लेकिन वहाँ पे कितने हैं, वहाँ पे 7 या 8 लोग काम करते हैं उसी ज़मीन पर। इसका मतलब वहाँ पे 3 लोगों के लिए काम है, लेकिन कर रहे 8। तो अगर उन जैसे लोगों को थोड़ा-सा रोज़गार वग़ैरह मिले, वेज एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि वो भी बाकी दिनों में कुछ पैसे कमा सके, तो उससे उस सारी फैमिली को फ़ायदा पहुँचेगा। तो अभी कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो इस तरह से हैं। जैसे कि यहाँ पे एमजी नरेगा है। 2005 में इसको शुरू किया था यूपीए गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं, उनको 100 दिनों का रोज़गार मिलेगा। अगर वो साथ-साथ में अपनी छोटी-सी ज़मीनों पर काश्तकारी भी करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, लेकिन साथ-साथ में उनको जो गाँव में सड़कें बनाई जाती है, नहरें खोदी जाती है, तो उनमें उनको 100 दिनों का रोज़गार गारंटी के साथ मिलेगा, और वो इतना पैसा उसमें कमा सकते हैं ताकि उनकी जो दूसरी ज़रूरियात है, वो उसको पूरा कर सके। इसी तरह दूसरा नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसके लिए गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करना पड़ता है लोगों को, उसके बदले उनको फूड ग्रेन्स मतलब वापसी में मिलते हैं, वेजेस के बदले मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना या रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये है स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, अंत्योदय अन्ना योजना। तो ये सारी जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, इनके ज़रिए लोगों को रोज़गार वगैरह मिलता रहता है। ये अलग-अलग स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने अ, वक़्तन-फ़वक़्तन इम्प्लीमेंट की है, ताकि हम एंटी पॉवर्टी मेजर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि जो गरीबी है ये कम की जा सके। फूड सिक्योरिटी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है पीडीएस। 1995 में वर्ल्ड समिट फूड डिक्लेयर हुआ कि जो तमाम हाउस होल्डर्स है या जो इंडिविजुअल्स है, उनको ग्लोबल लेवल पे ये बताया गया है कि सभी लोगों को एक्सेस मिलनी चाहिए न्यूट्रिशियस फूड की, ताकि उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। अगर कोई इंसान हेल्दी या बैलेंस्ड डाइट खाता है, तो उसकी सेहत अच्छी रहती है, वो हेल्दी रहता है। तो हेल्दी
परिवार में ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होती, उनके ज़्यादा एक्सपेंसेस वगैरह उन चीज़ों पे फिर नहीं होते हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन इन्होंने कहा कि जो पॉवर्टी एरेडिकेशन है, ये बहुत ज़रूरी है, हमें गरीबी को ख़त्म करना चाहिए। तो उसके लिए हमें फूड वगैरह एक्सेस देना चाहिए लोगों को। इन सिंपल वर्ड्स, फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग टू स्क्वेयर मील्स। तो जो 2 खाने होते हैं, उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लोगों की ज़रूरत होती है। उनके जो बहुत सारे हम कह सकते हैं खाने-पीने के तौर पे हम देखते हैं कि कैलोरीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के अलावा मिनरल्स, विटामिन्स का होना ज़रूरी है। इस तरह के खाने अगर हम इंक्लूड करें ताकि गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएट करे तमाम लोगों को न्यूट्रिशियस फूड वगैरह मिले, तो एक हेल्दी सोसाइटी कायम हो सकती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके यहाँ पे अगर हम देखें कुछ डायमेंशंस इस तरह से है कि इस फूड समिट का मकसद क्या था। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कायम किया जा सके। जिसको भी फूड किसी किस्म का चाहिए तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फूड मतलब प्रोवाइड करना लोगों को। एक्सेसिबिलिटी, तो हर एक इंसान की रीच में फूड ग्रेन्स वगैरह होने चाहिए। जैसे हम अभी देखते हैं कि हम किसी भी गाँव या शहर में रहते हैं, तो अगर हम कोई भी चीज़ खाने के लिए या कुछ के लिए खरीदना चाहते हैं, तो वो अवेलेबल होती है मार्केट्स में। अफोर्डेबिलिटी इम्प्लाइज़ दैट इंडिविजुअल हैज़ एनफ मनी टू बाय सफिशिएंट फूड। तो लोगों के पास कम से कम रोज़गार भी होना चाहिए ताकि वो पैसे इस्तेमाल करके वो न्यूट्रिशियस फूड हासिल कर सके। इसीलिए मैंने कहा था कि जो एंटी पॉवर्टी मेजर्स है, जो लोगों को वेजेस के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो काम करें, जैसे मनरेगा वगैरह में, ताकि लोगों के पास कुछ नकद पैसे भी रहे। अगर वो कुछ खरीदना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घरवालों के लिए न्यूट्रिशियस फूड वगैरह, तो वो उसको एंश्योर कर सके। क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कंज़प्ट कैसे करेंगे? तो कंज़प्शन के लिए पैसे का होना भी बहुत ज़रूरी है। हू आर फूड इनसिक्योर? तो फूड इनसिक्योर कौन है हमारी कंट्री में? सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे सेक्शन जो सफ़र करते हैं फूड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी में, वो इंडिया में लैंडलेस पीपल होते हैं, जिनके पास ज़मीन अपनी नहीं होती है, या अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। इसके अलावा ट्रेडिशनल आर्टिज़न्स, प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज़, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड डेस्टिट्यूट इंक्लूडिंग बेगर्स वगैरह। तो ये सारे लोग जो गाँव के इलाकों वगैरह में होते हैं, तो इनको ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। इनको सही तौर पे खाना वगैरह नहीं मिल पाता है। ये फूड इनसिक्योर सिस्टम के अंडर में आते हैं। अर्बन एरियाज़ की बात करें, शहरों की बात करें, तो इनमें इनसिक्योर फैमिलीज़ वो होती है हुज़ वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस। तो जहाँ पे उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते उस काम के लिए, जैसे कि कैजुअल लेबर मार्केट में काम करने वाले। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता है, शहरों में जाकर वो भीख माँगते हैं या कुछ करते हैं, या स्लम्स वगैरह में रहते हैं, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये या इसके अलावा कुछ सेक्शंस ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में भी है, या तो वो बहुत ज़्यादा गरीब है क्योंकि एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली ये गरीब सेक्शंस में आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर हम देखें तो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिज़र्वेशन रखी है जॉब्स वगैरह में, लेकिन उसके अलावा भी तमाम लोगों को ये जॉब अभी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो उनमें भी बहुत सारे लोग अभी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जैसे एससी में हम देखते हैं कि पुराने ज़माने से ही जो कास्ट सिस्टम, इंडियन कास्ट सिस्टम में जो 4 वर्ना के बाहर के सिस्टम के कास्ट्स हैं, उनको शेड्यूल कास्ट्स कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियज़, वैश्यज़ एंड शूद्रास के अलावा जो कास्ट्स हैं उनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। इस तरह शेड्यूल ट्राइब्स वो लोग होते हैं जो जंगलों वगैरह में एज़ ट्राइबल्स की तरह रहते हैं। इसके अलावा ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो लोअर कास्ट्स माने जाते हैं अमंग हिंदू, जैसे कि शूद्रास। तो बहुत सारे लोगों को नेचुरल डिज़ास्टर से भी नुकसान पहुँचता है, जैसे फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आती है। उनके खेतों वगैरह में जो फसल होती है वो तबाह होते हैं बारिशों से, बाकी चीज़ों से। तो उस वक़्त वो भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं वो लोग भी। इसके अला जैसे मैंने पहले कहा कि जो लोग अफ़ेक्ट होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर से, उनको दूसरी जगहों पे माइग्रेट करना पड़ता है इन सर्च ऑफ वर्क वगैरह। जैसे हमारे यहाँ पे भी बिहार वगैरह के लोग मज़दूरी करने के लिए आते हैं।
उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके इलाकों में फ्लड्स वगैरह आ चुके होते हैं। तो वो अपने घरों में फिर काम करने के बजाय दूसरे इलाकों में माइग्रेट करके काम करना चाहते हैं। A high incidence of malnutrition prevails among women. सबसे ज़्यादा malnutrition women में देखने को मिलती है जिनको सही तौर पे सही खाना नहीं मिलता है, क्योंकि उनको भी अच्छा खाना चाहिए। This is a matter of serious concern as it puts on the unborn baby at risk of malnutrition. तो अगर एक वुमन अच्छा न्यूट्रिशियस फूड इस्तेमाल नहीं कर पाती है तो उसका असर सीधे उसके बच्चे, उसकी कोख में पलने वाले बच्चे पर भी होता है। तो वो भी कुपोषण का शिकार होता है, माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है। The food insecure people are disproportionately large in some regions of the country. तो फूड इनसिक्योर की पॉपुलेशन कंट्री के बहुत सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट जो हमारी इंडिया की है, या ट्राइबल एरियाज, रिमोट एरियाज, या जहाँ पे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आकर होते हैं। इन फैक्ट द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न एंड साउदर्न ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड सिक्योर इन पीपल सिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो इन स्टेट्स में या इन इलाकों में जिनका नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो फूड इनसिक्योर है, जिनको न्यूट्रिशियस फूड पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। इसके अलावा तो यहाँ पे हमारा जो ये इसका सेक्शन एक है, हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए कैलेमिटी। तो जैसे नेचुरल डिजास्टर वगैरह आता है तो उस तरह उस वक्त उन लोगों पर भी असर पड़ता है जो फूड सिक्योर है। जैसे अब तक हम फूड इनसिक्योर की बात करते थे, लेकिन अब जो लोग फूड सिक्योर है उन पर भी कभी असर पड़ता है नेचुरल डिजास्टर्स का। हम क्या देखते हैं कि द पोरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर। तो बहुत सारे गरीब ऐसे भी होते हैं जिनको फूड वगैरह नसीब होता है, लेकिन जब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेचुरल डिजास्टर कैलामिटी वगैरह आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंसी में कमी आती है। जैसे हम इंडिया में देखते हैं इंडिपेंडेंस के बाद नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, जैसे ड्रॉट वगैरह आता है तो फूड ग्रेन्स कम हो जाते हैं। पॉपुलेशन तो सेम रहती है लेकिन फूड ग्रेन्स कम हो जाते हैं क्योंकि ड्रॉट की वजह से क्रॉप्स फेल हो गए। इसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होती है, जिसकी वजह से फिर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो प्राइसेस बढ़ने के साथ ही जो लोग होते हैं वो उस फूड को अ, खरीद नहीं पाते हैं। तो इन कैलेमिटीज के दौरान जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत समय तक फूड वगैरह नहीं खरीद सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टारवेशन का वो शिकार होते हैं। तो स्टारवेशन जब बढ़ जाती है तो ये टर्न करता है इनटू फेमाइन। फेमाइन वो सिचुएशन होती है जब लोगों के पास खाने पीने की चीजें भी नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो उनकी रेंज से बाहर होती है, वो उसको खरीद नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ा फेमाइन अगर हम देखें, फेमाइन ऑफ बंगाल 1943 में आया। जब वहाँ पे लोग फूड इनसिक्योर हो गए और वहाँ पे फेमिनिटी की वजह से 30 लाख पीपल बंगाल प्रोविंस में मर गए। तो ये बहुत बड़ी डिवास्टेशन होती है किसी भी इलाके के लिए। इसके अलावा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो अगर हम देखें अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप उठाया है कि ये जो नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेट जब आती है तो उसकी वजह से फैमाइन या स्टारवेशन लाइक सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने फूड ग्रेन्स को अवेलेबल करने के लिए जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं उसके लिए एक कॉरपोरेशन बनाई जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या एफसीआई बोलते हैं, जो परचेस करती है, खरीदती है वीट और राइस उन फार्मर्स से। जैसे कि हमारे पास कुछ स्टेट्स है जैसे पंजाब, बंगाल, हरियाणा वगैरह जैसे स्टेट्स है, वहाँ पे फार्मर्स सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं। सरप्लस का मतलब जितना उनको खुद के लिए जरूरत होता है उससे एक्स्ट्रा वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पंजाब वगैरह में साल में 3 या 4 फसल भी तैयार होते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले से ही फिक्स्ड प्राइसेस वहाँ पे लगाए होते हैं, उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एमएसपी, जो गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती है कि हम किन प्राइसेस पे वीट या राइस उन फार्मर से खरीदेंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट अपने पास स्टॉक में रखती है जिसको बफर स्टॉक बोलते हैं। तो buffer stock is a stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through FCI। तो गवर्नमेंट जो FCI के तहत ये फूड वगैरह किसानों से खरीदती है जिसमें वीट एंड राइस आता है, तो उसको वो बफर स्टॉक बोलते हैं जिसमें वो रखते हैं। द फूड प्रोक्योर्ड बाय द FCI डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स। तो राशन शॉप्स में यही जो फूड ग्रेन्स है ये फिर लोगों को
फेयर प्राइसेस पे दिए जाते हैं। जिनके पास हम देखते हैं जो कार्ड होता है राशन कार्ड, उसके हिसाब से तो राशन कार्ड्स पे खाना वगैरह या फूड ग्रेन्स वगैरह दिए जाते हैं लोगों को। इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। The ration shops keep stock of grains, sugar, kerosene, oil, etc. Any family with a ration card can buy a stipulated amount of these items. तो कोई भी फैमिली इन चीज़ों को खरीद सकती है। जैसे मैंने पहले कहा, इसमें व्हीट आता है, राइस आता है, शुगर केन, केरोसिन, ऑयल वगैरह भी आता है। एग्जाम्पल 35 kgs of grain, 5 liters of kerosene oil, etc. every month from ration card या राशन कार्ड्स या राशन शॉप्स। तो ये हर महीने लोगों को दिए जाते हैं। अगर इनमें से पहले से ही कोई एग्रीकल्चर से वाबस्ता है तो उसको एक्स्ट्रा खाना वगैरह मिलता है, और अगर किसी के यहाँ पे लैंड वगैरह अपनी नहीं है तो वो भी ये सस्ते दामों में गवर्नमेंट राशन कार्ड से ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तो फॉर बाइंग ए राशन शॉप वन नीड्स राशन कार्ड। तो कोई भी अगर राशन शॉप से खरीदना चाहता है ये फूड ग्रेन्स, तो उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए जो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है। तो ये जो राशन कार्ड है हमारे पास 3 किस्मों के होते हैं, अंत्योदय कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल, और उसके बाद एपीएल। तो टारगेटेड टीपीएस को 1997 में खत्म करके यहाँ पे खत्म नहीं किया गया। द गवर्नमेंट लॉन्च द टारगेटेड public distribution system with the focus on poor replacing the RPDS। तो अब जो गरीब है उनको चेंज करके इसमें इंक्लूड किया गया है RPDS। अगर हम RPDS की फुल फॉर्म यहाँ पे देखें तो रैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसको 1992 में जून में इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसका मकसद ये था कि जो फार फ्लंग हिली रिमोट इनएक्सेसिबल एरियाज है जहाँ पे सबस्टेंशियल सेक्शन ऑफ द पुअर रहते हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पीडीएस वहाँ पे किया जाए। और पिछले 10 सालों का हम देखें वहाँ पे आंकड़ा क्या था, स्टेट और यूटीज को इसमें हम कह सकते हैं पूरी तरह से फिर से एक्सेस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ताकि हर एक जो गरीब शख्स है उनको ये चीज़ें मिलती रहे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सस्ते दामों में जो फूड ग्रेन है वो अंत्योदय कार्ड्स वालों को मिलते हैं, उसके बाद बिलो पॉवर्टी लाइन, और उसके बाद सबसे अगर हम देखें थोड़ा महंगा पड़ता है एपीएल वालों को, क्योंकि एपीएल वाले अब वो पॉवर्टी लाइन के रहने वाले लोग होते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम बताएं, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा जो टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने पढ़ा कि जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होती है वो कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हमने पढ़ा। इसमें हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा, इसमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि पीपल एज ए रिसोर्स, इसके अलावा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी मेजर्स वगैरह। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।